हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है लर्न इको मैजिक विद आरिफ शिवली में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर NTA UGC नेट JRF पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट चल रही है। इससे पहले हम 8 लेक्चर्स लेकर के आ चुके हैं। अगर आपने वो ना देखे हों तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा लर्न इको मैजिक के नाम से टेलीग्राम का चैनल है, हमने यहाँ पर इकोनॉमिक्स की स्टैंडर्ड बुक्स अपलोड कर दी हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितनी भी बुक्स हैं वहाँ पर आप जा कर के रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेपर 1 के स्टूडेंट हैं, UGC नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं, तो चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हों आपको पेपर 1 की तैयारी करने के लिए यहाँ पे डेली क्विजेज मिलेंगे, MCQs मिलेंगे और उससे रिलेटेड PDF और नोट्स इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो अगर आपने इसको सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या टेलीग्राम पे जा करके लर्न इको मैजिक सर्च कर लीजिए। इसके अलावा जो हमारा इंस्टा का अकाउंट है लर्न इको मैजिक के नाम से, हम यहाँ पर रोज़ नोटिफिकेशन जारी करते हैं, मोटिवेशनल कोट्स पोस्ट करते हैं, फन फैक्ट्स और शॉर्ट नोट्स भी पोस्ट करते हैं। तो आप इसको भी फॉलो कर लीजिए लर्न इको मैजिक के नाम से जो हमारा इंस्टा का अकाउंट है। तो शुरू करते हैं हम रिसर्च एप्टीट्यूड की जो हमारी यूनिट चल रही थी और देख लेते हैं कि एक बार इसका सिलेबस क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कि रिसर्च है, मीनिंग उसकी क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच क्या होती है रिसर्च की, और उसके क्या मेथड्स हैं, और स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या हैं, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग क्या है, फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग क्या होती है, और ICT का रिसर्च में किस तरह से हम एप्लीकेशन करते हैं, या रिसर्च एथिक्स क्या होती है। तो ये सारे ही टॉपिक्स को हम इन डिटेल कवर कर रहे हैं और स्टेप्स ऑफ रिसर्च के ऊपर जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं हम इनको इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी जो हमारे प्रीवियस 8 लेक्चर्स रहे हैं, हमने डे वाइज टॉपिक वाइज कौन कौन से दिन में इसको कवर किया है, तो आप इसको देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज हम लेक्चर में कवर करेंगे कि सैम्पल सिलेक्शन क्या होता है और सैम्पलिंग की कितनी टाइप्स होती हैं, और उसके बाद जो हमारे आने वाले टाइम में लेक्चर्स रहेंगे उसकी भी एक छोटी सी डिटेल दी हुई है। तो आप अपने रेफरेंस के लिए इसको याद रख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देख लेते हैं एक बार फिर से कि जो हमारा रिसर्च का प्रोसेस है उसमें कितने स्टेप्स होते हैं। तो इसमें कुल 8 स्टेप्स होते हैं, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो सबसे पहला स्टेप है इसका फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, जिसमें हम रिसर्च प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम कोई रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, देन उसके बाद हम रिसर्च डिज़ाइन प्रिपेयर करते हैं, जिसको हम डिटेल में इन दोनों को डिस्कस कर चुके हैं। देन उसके बाद हम डेवलप करते हैं डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स को, इसको भी हम इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। और आज जो हमारा चौथा स्टेप है इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि सिलेक्टिंग सैम्पल्स, कैसे हम सैम्पल्स सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो हमारे अदर स्टेप्स हैं रिसर्च प्रोसेस के, जैसे कि राइटिंग रिसर्च प्रपोजल का लिखना और डाटा कलेक्ट करना और उस डेटा का एनालिसिस करना, उसको प्रोसेस करना, देन किस तरह से हम अपनी रिसर्च रिपोर्ट को लिख सकते हैं या कैसे हम अपनी रिसर्च रिपोर्ट को लिखते हैं। तो ये कुछ 8 स्टेप्स हैं रिसर्च के। जो एक रिसर्च हमारा प्रोसेस है वो स्टेप वाइज चलती है। सबसे पहला हमारा जो स्टेप है वो रिसर्च प्रॉब्लम का है, दूसरा स्टेप है रिसर्च डिज़ाइन का, तीसरा है डेवलपिंग डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट का, चौथा सेलेक्टिंग सैम्पल्स, और पांचवा जो है हमारा वो रिसर्च प्रपोजल लिखना, छठा डेटा कलेक्ट करना, सातवां प्रोसेस करना उस डेटा का या एनालिसिस करना, एंड देन फाइनली रिसर्च रिपोर्ट लिख देना। तो इस तरह से एक प्रोसेस में चलते हुए कुल 8 स्टेप्स में हमारी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है। हमने इन डिटेल हर एक स्टेप को डिस्कस करना है। आज हम डिस्कस करेंगे सिलेक्टिंग सैम्पल्स की, किस तरह से हम सैम्पल्स का सिलेक्शन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सैम्पल सबसे पहले क्या होता है। तो जो सैम्पल जो हमारा होता है ये एक रिप्रेजेंटेटिव सबसेट रहता है या एक क्रॉस सेक्शन होता है पूरी पॉपुलेशन का, जिसकी हम स्टडी करते हैं। जैसे ये एक पॉपुलेशन दी हुई है, इस पॉपुलेशन की अगर स्टडी करना चाहें हम, तो इसमें से कुछ टर्म्स या कुछ यूनिट्स उठा लेंगे जिसकी हम स्टडी करेंगे, और जो भी हमारा सैंपल होगा वो सैंपल इस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि यहाँ पे आप इस इमेज के थ्रू देख सकते हैं, ये हमारा सैंपल है और ये जो लेफ्ट हैंड में इमेज है ये हमारी पॉपुलेशन है टोटल। तो जो भी हमारे सैंपल में हैं, जितने भी ये इंसान डमीज़ बने हुए हैं, आप इन डमीज़ को देख लीजिए कि हर कलर का एक एक डमी है। तो ये इस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है ये सैंपल। तो सैंपल उसी को कहते हैं जो एक रिप्रेजेंटेटिव सबसेट रहता है या क्रॉस सेक्शन होता है पॉपुलेशन का, जिसकी हम स्टडी करते हैं।
और देख लेते हैं कि और कौन कौन से बेसिक टर्म्स यूज़ होते हैं सैम्पलिंग में और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड। तो पॉपुलेशन से रिलेटेड सबसे एक तो हमें ये भी समझना होगा कि सैम्पलिंग क्या होती है। तो सैम्पलिंग बेसिकली बस इतना ही है कि हम जो भी मेथड, जो भी प्रोसेस, जो भी तरीका अपनाते हैं एक पॉपुलेशन से सैंपल ड्रा करने के लिए या सैंपल निकालने के लिए, वही हमारी सैम्पलिंग कहलाती है। तो सैम्पलिंग वो है जो एक मेथडोलॉजी है या एक प्रोसेस है टू ड्रॉ ए सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन। अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन क्या है, तो पॉपुलेशन वो है एक पीपल का पूरा सेट होता है या कंप्लीट सेट होता है चीज़ों का, जिसके ऊपर हम अपनी रिसर्च कंडक्ट करना चाह रहे हैं या जिसके ऊपर हम अपनी स्टडी करना चाह रहे हैं। और सैंपल वो है, ये सैंपल एक सेट होता है जो पूरी की पूरी इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। उस इंटायर पॉपुलेशन से कुछ चीज़ें, कुछ टर्म्स, कुछ यूनिट्स हम निकाल लेते हैं, तो वो हमारी सैंपल कहलाती है या उसे हम सैंपल कहते हैं। अगर हम बात करें कि पैरामीटर क्या है या स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो पैरामीटर वो है जो हमारी पूरे पॉपुलेशन का एवरेज रिप्रेजेंट करती है, यानी कि इट इज़ द मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन। पैरामीटर एवरेज वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन होती है, और जो स्टैटिस्टिक्स है वो भी एवरेज वैल्यू होती है, लेकिन ये एवरेज वैल्यू ऑफ सैंपल होती है, वो सैंपल की एवरेज वैल्यू होती है। तो स्टैटिस्टिक्स एंड पैरामीटर्स दोनों एवरेज वैल्यू को शो करती हैं। बस बेसिक डिफरेंस ये है कि पैरामीटर जो होता है वो एवरेज वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन होती है, और जो स्टैटिस्टिक्स है वो एवरेज वैल्यू ऑफ सैंपल है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनको आप याद रखें कि पैरामीटर क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, और पॉपुलेशन एंड सैंपल क्या होता है या सैम्पलिंग क्या होती है। तो सैम्पलिंग बस यही है कि ये एक मेथोडोलॉजी है, ये एक प्रोसेस है जिससे हम पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल ड्रा करते हैं। अगर हम बात करें कि इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन थे, तो और अदर टर्म्स कौन कौन से हैं, तो सैम्पलिंग यूनिट जो होती है वो वन टाइम सिलेक्टेड यूनिट होती है पूरी पॉपुलेशन से। और जो सैम्पलिंग फ्रेम होता है एक पूरी लिस्ट रहती है, एक डिटेल होती है आइटम्स की या पीपल की, जो एक पॉपुलेशन को बनाते हैं जिसकी हम स्टडी करना चाह रहे हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि ये जो पॉपुलेशन है ये एक सैम्पलिंग फ्रेम है, ये पूरा एक सैम्पलिंग फ्रेम है जिसमें से हम सैंपल ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ बेसिक क्वेश्चंस की कि कौन कौन से बेसिक क्वेश्चंस होते हैं सैम्पलिंग फ्रेम में, तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से बेसिक क्वेश्चंस हैं सैम्पलिंग फ्रेम में। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ये हमारा रहता है कि हु डू यू वांट टू जनरलाइज टू, कि आप किसको जनरलाइज करना चाहते हैं। तो हम इसमें थेरेटिकल पॉपुलेशन जो हमारी रहती है हम उसको जनरलाइज करना चाहते हैं। और अगर हम बात करें कि व्हाट पॉपुलेशन कैन यू गेट एक्सेस टू, तो जो हमारी स्टडी पॉपुलेशन होती है हम उसका एक्सेस हासिल कर सकते हैं या उसको एक्सेस ले सकते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ कैन यू गेट एक्सेस टू देम, कि हम किस तरह से उन तक पहुंच सकते हैं। तो जो हमारा सैम्पलिंग फ्रेम होता है हम सैम्पलिंग फ्रेम के ज़रिए उसको एक्सेस कर सकते हैं। जो भी हमारी स्टडी पॉपुलेशन होती है उसको हम सैम्पलिंग फ्रेम के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। और हु इज़ योर स्टडी, हम पढ़ते किसको हैं, क्या पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं या जो हमारी थेरेटिकल पॉपुलेशन होती है उसकी पूरी स्टडी करते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम उसमें से जो सैंपल ड्रॉ करते हैं छोटा सा उस पूरी सैंपल की स्टडी करते हैं, और जो भी रिज़ल्ट निकल के आते हैं उस सैंपल से उन रिज़ल्ट्स को हम पूरी पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज कर देते हैं कि हाँ अगर ये इस सैंपल के लिए सही है तो पूरी पॉपुलेशन के लिए सही होगा। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनको आपको याद रखने की ज़रूरत है कि हु डू यू वांट टू जनरलाइज टू। तो इसका आंसर ये है कि द थेरेटिकल पॉपुलेशन। और अगर कहा जाए कि व्हाट पॉपुलेशन कैन यू गेट एक्सेस टू, तो द स्टडी पॉपुलेशन। अगर पूछा जाए हाउ कैन यू गेट एक्सेस टू देम, तो कह सकते हैं कि थ्रू सैम्पलिंग फ्रेम। एंड हु इज़ योर स्टडी, तो हम सैंपल की स्टडी करते हैं ना कि पूरी पॉपुलेशन की। तो गाइस अगर हम बात करें कि सैम्पलिंग की आखिर नीड क्या होती है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो सबसे पहला जो बेनिफिट इसका ये है कि ये हमारा टाइम बचाती है सैम्पलिंग, और जो हमारी कॉस्ट रहती है उसको रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है। जो सैम्पलिंग होती है इट रिड्यूसेस द टाइम एंड कॉस्ट, और इसके अलावा ये लेबर भी सेव करती है, यानी हमारी जो हमें पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए जो एक मेहनत की रिक्वायरमेंट होती है वो हम नहीं करते हैं, हो जाती है हमारी मेहनत। तो जो हमारी सैम्पलिंग होती है वो लेबर को भी सेव करती है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं हम उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, यानी कि कम से कम टाइम में अपने रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं सैम्पलिंग की वजह से। और जो हमारी सैम्पलिंग रहती है और सैम्पलिंग की वजह से हम जो हमारी स्टडी होती है उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं।
और जब हम पूरी कंप्लीट कवरेज करते हैं किसी चीज़ की, तो हो सकता है कि वो उतनी अच्छी क्वालिटी ना हो, लेकिन अगर हम छोटा सा एक सैंपल ड्रा करके उसकी स्टडी करें तो वो हमारी क्वालिटी उसकी अच्छी हो जाती है हमारी स्टडी की। तो इस तरह से जो हमारी सैम्पलिंग होती है उसके कुछ ये बेनिफिट्स हैं, या कह सकते हैं उसकी नीड्स इसी वजह से होती है कि जो सैम्पलिंग होती है वो टाइम और कॉस्ट को रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है, लेबर को बचाती है, ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को पॉसिबल करती है। और कई बार क्या होता है कि जो हमारी पॉपुलेशन रहती है वो इनफाइनाइट होने की वजह से हम उसकी पूरी स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो सैम्पलिंग वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जैसे आप तारों की स्टडी करना चाहें, स्टार्स की, तो आसमान में लातादाद तारे हैं, आप गिन नहीं सकते हैं, इतने ज़्यादा तारे हैं। तो आप उसकी तारों की स्टडी करने के लिए आप एक या दो या तीन तारों को या कुछ चीज़ों को सिलेक्ट कर लेंगे, और जैसे कि आपने एक कंक्लूजन ड्रा किया कि पाँच छः तारे सिलेक्ट किए और पाँचों ही तारे चमकते हैं, या क्यों चमकते हैं उसका आंसर आपने फाइंड आउट किया, तो आप वो जनरलाइज कर देते हैं सारे तारों के लिए कि सारे तारे इसी वजह से चमकते हैं, उसका कोई भी रीज़न हो सकता है। तो इस तरह से आप जो इनफाइनाइट पॉपुलेशन होती है उसकी स्टडी करने के लिए सैम्पलिंग का सहारा लेते हैं, सैम्पल्स का सहारा लेते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स और नीड्स हैं सैम्पलिंग की। हम चलते हैं कि क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं जो हम एक सैम्पल ड्रा करते हैं पॉपुलेशन से, कि सैम्पल की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक अच्छे सैम्पल की। तो जो कोई भी एक अच्छा सैंपल होगा उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी होगी कि वो रिप्रेजेंटेटिव होगा पूरी पॉपुलेशन का, वो रिप्रेजेंट करेगा पूरी पॉपुलेशन को, और वो जितनी भी उस पॉपुलेशन की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, जितनी भी क्वालिटीज़ होंगी उस सैंपल में पाई जाएंगी। और इतना इनफ होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए वो सैंपल हमारा कि जिससे हम कंक्लूजन्स या जनरलाइजेशंस कर सकें, उससे जो भी हम रिज़ल्ट निकालें उसका जनरलाइजेशन कर सकें, यानी उस रिज़ल्ट के बारे में कह सकें कि वो पूरी पॉपुलेशन के लिए सही है। तो इसकी कुछ तीन क्वालिटीज़ हैं। एक तो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए पूरी पॉपुलेशन का, एंड इट शुड हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, एंड इट शुड बी लार्ज इनफ टू मेक कंक्लूजन्स एंड जनरलाइजेशन। अगर हम बात करें कि कितने तरह की सैम्पलिंग होती है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, तो इसके बेसिकली दो टाइप होते हैं। एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है और एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। तो कुछ की फीचर्स हैं जिसके बेस पे हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, और साथ ही साथ समझते चलेंगे कि इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, क्या फ़र्क पाया जाता है। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, अगर हम मीनिंग के बेस पे देखें, तो एक ऐसी सैम्पलिंग है जिसमें हर एक आइटम इक्वल अपॉर्चुनिटी रखता है सिलेक्ट होने की, और हर एक आइटम रिप्रेजेंटेटिव बनने की सलाहियत रखता है पूरे सैंपल की, कि यानी कि अगर हम किसी भी आइटम को सिलेक्ट कर लें तो वो उस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। बट जो हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पर पता नहीं होता है कि कौन सा इंडिविजुअल उस पॉपुलेशन से सिलेक्ट किया जाएगा, किस इंडिविजुअल को हम सिलेक्ट करेंगे, या कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो सिलेक्ट ही हो जाएगा, तो इसमें पता नहीं रहता है। जबकि जो हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है उसमें पता होता है, या एक तरह से कह सकते हैं कि इक्वल चांस होता है, यानी कि कोई भी जितने भी उसमें आइटम्स होंगे हर एक आइटम का सिलेक्ट होने का इक्वल चांस रहता है। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ऐसा नहीं होता है, उसमें इक्वल चांस नहीं होता है। और इसको अदर नेम्स से भी जानते हैं, जैसे कि रैंडम सैम्पलिंग होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है इसको हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। और बेसिस ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें हम जो भी आइटम सेलेक्ट करते हैं वो रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। और जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है कि हम इसमें आर्बिट्रेरीली सिलेक्ट करते हैं। आर्बिट्रेरीली का मतलब ये है कि हम मन मर्जी से सिलेक्ट कर लेते हैं, अपनी मर्ज़ी से जो हमारा मन चाहेगा, हम जिस चीज़ की स्टडी करना चाहेंगे हम उस एतबार से सिलेक्ट करेंगे। तो जो हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है इसमें आइटम्स का जो सिलेक्शन होता है वो आर्बिट्रेरीली होता है, जबकि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आइटम्स का जो सिलेक्शन होता है वो रैंडमली होता है। अच्छा, हम अगर बात करें कि अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन कितनी रहती है या क्या होती है, तो जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है उसमें किसी भी आइटम के सिलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो फिक्स रहती है और नोन होती है कि हाँ ये आइटम सिलेक्ट किया जा सकता है। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन होती है वो स्पेसिफाइड नहीं रहती है और अननोन भी होती है। और जो हमारी रिसर्च का टाइप कह सकते हैं या रिसर्च हमारी किस तरह की होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारी रिसर्च होती है वो कंक्लूसिव होती है, और नॉन प्रोबेबिलिटी रिसर्च में एक्सप्लोरेटरी होती है। यानी कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम जो कुछ भी फाइंड आउट करेंगे उसको कंक्लूड कर सकते हैं,
जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं और जो भी रिजल्ट हमें मिलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में वो ज़्यादातर अनबाइस्ड रहते हैं या हमेशा ही अनबाइस्ड रहते हैं, ये कह सकते हैं आप। और जो हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है उसके जो रिजल्ट्स या जो आउटकम्स निकल के आते हैं वो बाइस्ड रहते हैं, वो किसी खास तरफ उसका झुकाव होता है रिजल्ट का, या हो सकता है किसी और दूसरे, या अफेक्टेड हों किसी और चीज़ से। अच्छा, जो हमारा मेथड होता है, अगर हम मेथड की बात करें कि जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है उसका क्या मेथड होता है, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ऑब्जेक्टिव मेथड होता है, जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सब्जेक्टिव मेथड होता है। इन्फेरेंसेस की बात करें तो इन्फेरेंसेस में देखेंगे तो जो स्टैटिस्टिकल रहता है इन्फेरेंस प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, जबकि जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में होता है इन्फेरेंस वो एनालिटिकल रहता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है इसमें हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, जो भी हमने हाइपोथेसिस बनाई, जो भी रिसर्च प्रॉब्लम बनाई उसको हम टेस्ट करेंगे, जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, इसमें हाइपोथेसिस जनरेट की जाती है। तो आप हमेशा याद रखें कि जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है उसमें हम हाइपोथेसिस का टेस्ट करते हैं कि क्या वो हमारी हाइपोथेसिस सही है या गलत है, या उसमें और क्या चेंज किया जा सकता है, तो उसका हाइपोथेसिस का बाकायदा पूरा टेस्ट होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम हाइपोथेसिस को जनरेट करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। बस आप इतना समझ लें कि जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है रैंडम सैम्पलिंग होती है, जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग रहती है नॉन रैंडम सैम्पलिंग होती है, क्योंकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हर एक आइटम, हर एक इंडिविजुअल कि जो सिलेक्ट होने का चांस होता है वो पता नहीं होता है, ना फिक्स होता है। जबकि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन होती है वो फिक्स होती है और पता होती है। अगर हम बात करें कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कितने टाइप होते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कितने टाइप होते हैं, तो कुल मिला के चार टाइप होते हैं दोनों ही टाइप्स के। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में एक टाइप रहता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, एक होता है रैंडम सैम्पलिंग, एक सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग, एक क्लस्टर सैम्पलिंग। तो ये कुल 4 टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। और जो 4 टाइप हैं अदर वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के हैं, जैसे कि स्नोबॉल सैम्पलिंग हो गई, कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो गई, जजमेंटल सैम्पलिंग हो गई और कोटा सैम्पलिंग हो गई। तो इन टाइप्स को आप याद रखें, एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। जैसे 4 ऑप्शन दे दिए कि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग और जजमेंटल सैम्पलिंग। आपसे पूछ लेगा कि इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं है, तो आप याद रखें कि जो भी जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती हैं उसके 4 टाइप्स होते हैं, चारों का नाम आप याद रखें। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। और नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग में स्नोबॉल सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पलिंग। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कौन सी सैम्पलिंग क्या होती है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या टाइप्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। जो टाइप्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग में या टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो सबसे पहला टाइप होता है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होता है। तो देख लेते हैं कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है। तो जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है उसमें जितने भी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के ज़रिए हम पूरी पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं या जितने भी आइटम्स होते हैं उसमें देखते हैं कि वो सारे के सारे आइटम सेम चांस रखते हैं सिलेक्ट होने का, यानी कि हर एक आइटम को हम इक्वली सिलेक्ट करते हैं, या जितने भी आइटम्स होते हैं उसमें किसी को भी सिलेक्ट किया जा सकता है। और एक तरह से ये बहुत ही आसानी से सैम्पलिंग की जा सकती है। और एक ये बेटर सैम्पलिंग होती है ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग से या वॉलंटरी रिस्पॉन्स से, बिकॉज इट डज नॉट फेवर एनी पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। ये किसी पॉपुलेशन के पार्ट को फेवर नहीं करता है। जहाँ पर हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करते हैं वहाँ पे हम उस पॉपुलेशन से किसी भी 1 2 3 4 5 कहीं से भी कोई भी उठा सकते हैं रैंडमली। तो इस वजह से कहा जाता है कि हर एक आइटम और हर एक सेट जितने भी होते हैं उसमें वो इक्वल चांस रखते हैं सिलेक्ट करने का। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग की गई है, एक एक उठा लिया गया है सब में से। जैसे एक पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये भी एक पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से सैंपल उठाया गया है कि वो रैंडमली, यानी कि हर एक जितने भी इसमें इसको भी सिलेक्ट किया जा सकता है, किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप।
तो जितने भी आइटम्स होते हैं किसी पॉपुलेशन में, हर एक आइटम इक्वल अपॉर्चुनिटी रखता है सिलेक्ट होने की, इतना याद रखें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में। अगर हम बात करें कि सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होती है या सिस्टमेटिक सैम्पलिंग किसे कहते हैं, तो जो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होती है इसको हम कई बार nth नेम सिलेक्शन टेक्निक भी कहते हैं, क्योंकि हम जब इसमें सिलेक्शन करते हैं तो एक सिस्टम के तहत चलते हैं। जैसे हमने एक या दो सैंपल, एक या पॉपुलेशन से एक या दो आइटम उठा लिए, तो उस आइटम के बीच क्या डिफरेंस है या उसमें हम किस तरह से उठा रहे हैं, तो वो उस पूरे सिस्टम को हम उसी उसी वे में लेकर के चलते हैं। जैसे कि एक यूनिट हमने सिलेक्ट कर ली, तो उसी यूनिट के अकॉर्डिंग जो दूसरी ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड रहेंगे दूसरे आइटम्स। तो इस तरह से आप जैसे देख सकते हैं कि सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में हमने जैसे यहाँ पे 11 लोग हैं, इसमें से हमें 4 लोगों का सैंपल उठाना है या कलेक्ट करना है। तो अब जैसे हमने 2 नंबर वाले इंसान को उठाया और फिर ये 5 नंबर वाले इंसान को उठाया, अब देखिए कि इसमें एक सिस्टम बन गया कि 2 छोड़ के हम एक को सिलेक्ट करेंगे। तो अब जब हमारा तीसरा जो सिलेक्शन होगा वो ये 8वें नंबर का होगा, 6 और 7 को हम छोड़ देंगे, और जो अब दूसरा इसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे कोई आइटम, तो 9 और 10 को छोड़ देंगे, फिर हम 11 को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग हो जाएगा। ये हमारी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग हो जाएगी, यानी कि हम एक सिस्टम के तहत चलते हैं, जो भी हम निज़ाम बना लेते हैं उसी निज़ाम के तहत चलते हैं। इसमें और भी सारे लोग हो सकते थे, जैसे 11 ही हैं इसमें, क्योंकि जगह कम है। आप इसमें इसको 13, 14, 15, 20 जितना भी चाहें उतना आप अपनी पॉपुलेशन को बड़ा कर सकते हैं। लेकिन आप जिस भी सिस्टम के तहत चलेंगे उसी सिस्टम के तहत आपको पॉपुलेशन से सैंपल सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप हो सकता मे बी आप अगर चाहें तो एक के बाद आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप 2 से को सिलेक्ट करते, फिर 4 को सिलेक्ट करते, फिर 5 को सिलेक्ट करते, फिर 8 को सिलेक्ट करते, यानी कि एक एक छोड़कर सेलेक्ट करते हैं आप। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिस्टम बनाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी थर्ड पर्सन सिलेक्टेड, ये एक सिस्टम के तहत सिलेक्शन चल रहा है। यहाँ पे आप एवरी फोर्थ पर्सन सिलेक्ट कर सकते हैं, एवरी सेकेंड पर्सन सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इट्स ऑन यू। तो ये होती है हमारी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, इसमें हम एक सिस्टम के तहत चलते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की कि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है, तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग वो होती है कि हम जो हमारी जो पूरी पॉपुलेशन होती है हम उसको कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, जिनको स्ट्रेटा कहा जाता है। तो इसी वजह से इसको कहते हैं स्ट्रेटा। स्ट्रेटा का मतलब होता है ग्रुप। तो जितनी जो भी हमारी पॉपुलेशन होती है हम उस पॉपुलेशन को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। देन उस पॉपुलेशन उस उन ग्रुप्स में से हम रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ आइटम्स को। जैसे कि एक यहाँ पर हमारी पूरी पॉपुलेशन दी हुई है, हमने इस पॉपुलेशन का क्या किया कि एक एक ग्रुप में डिवाइड कर लिया, या और उस ग्रुप की जो क्वालिटी है वो सेम है, यानी कि उस ग्रुप के जो इंडिविजुअल है सबकी कैरेक्टरिस्टिक सेम सेम है। जैसे कि हमारी पॉपुलेशन थी, यहाँ पे सब हरे पीले नीले पीले अलग अलग कलर्स के जो लोग हैं वो बिखरे हुए थे इधर उधर, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया हुआ है। और सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको एक स्ट्रेटा में अलग अलग कर लिया है, और या ग्रुप में कह सकते हैं बांट लिया है अलग अलग। तो एक तरह से जो हमारे 4 ग्रुप हो गए, इन चारों ग्रुप में से हम रैंडमली कुछ सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे ढेर सारे दिए हुए हैं आइटम्स, तो इसमें से हमने मान लीजिए कि रैंडमली 4 आइटम उठा लिए, इसमें से भी 4 आइटम उठा लिए, इसमें से भी 4 आइटम उठा लिए, इसमें से भी 4 आइटम उठा लिए। तो इस वजह से हमारी जो सैम्पलिंग होती है वो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कहलाती है, कि जो हमारी पॉपुलेशन होगी हम उसको कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे, कुछ हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। देन उन ग्रुप्स को हम क्या कहेंगे, स्ट्रेटा, और उस स्ट्रेटा से फिर हम रैंडम सिलेक्शन कर लेंगे जितना भी हमें सैंपल रिक्वायर्ड होगा। तो इस तरह से ये हमारी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग हो गई। अगर हम चौथे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करें कि वो कौन सी होती है, तो हमारी क्लस्टर सैम्पलिंग होती है। क्लस्टर सैम्पलिंग में हम एक ग्रुप्स को या इंडिविजुअल्स को एक डिफाइंड पॉपुलेशन में डिवाइड करते हैं, यानी कि जो पूरी पॉपुलेशन को बताते हैं, और उन ग्रुप्स की सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। और अभी हम देख लेते हैं कि जो क्लस्टर सैम्पलिंग है और जो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है वो उसमें डिफरेंस क्या रहता है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक सिंपल रैंडम सैंपल सेलेक्ट करते हैं क्लस्टर्स में से, जैसे नेबरहुड के बेस पे हम डिफाइन कर लें, या स्कूल के बेस पे, या डिस्ट्रिक्ट के बेस पे, या क्लासरूम के बेस पे। जैसे कि ये क्या है कि जो हमारी एक पॉपुलेशन रहती है अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड है, जिसको हम क्लस्टर्स कहते हैं। ये अलग अलग ग्रुप में ऑलरेडी डिवाइडेड है, और देन हम इसमें एक जो सैंपल लेते हैं वो एक
एक क्लस्टर उठा लेते हैं, जैसे अलग अलग क्लस्टर दिए हुए हैं, ऑलरेडी बने हुए हैं ये क्लस्टर, तो हम एक क्लस्टर यहाँ से ले लेंगे, एक क्लस्टर यहाँ से ले लेंगे। तो हम इन क्लस्टर्स के ऊपर स्टडी करेंगे तो ये हमारा सैम्पल ग्रुप कहलाएगा, यानी कि जो हम क्लस्टर की स्टडी करेंगे वो हमारा सैम्पल ग्रुप कहलाएगा। अब अगर हम बात करें कि स्ट्राटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि हम बात तो इसमें दोनों ही चीज़ों में ग्रुप्स की कर रहे हैं। तो जो स्ट्राटिफाइड सैम्पलिंग होती है इज़ वन इन विच द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू होमोजेनियस सेगमेंट्स एंड देन द सैंपल इज रैंडमली टेकन फ्रॉम द सेगमेंट। यानी कि जो हमारी स्ट्राटिफाइड सैम्पलिंग होती है इसमें हम पॉपुलेशन को सेम सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा स्ट्राटिफाइड सैम्पलिंग में कि जितने भी आइटम्स थे हमने सेम सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले आइटम्स को सेम उसमें ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, तो ये हमारी स्ट्राटिफाइड सैम्पलिंग हो गई। और जबकि जो हमारी क्लस्टर सैम्पलिंग होती है वो क्या होती है, क्लस्टर इस सैम्पलिंग रिफर्स टू ए सैम्पलिंग मेथड वेयर इन द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम नेचुरली अकरिंग ग्रुप्स कॉल्ड क्लस्टर। यानी कि जो हमारे ग्रुप्स रहते हैं वो नेचुरली पहले से बने हुए होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो पॉपुलेशन दी हुई है इसमें पहले ही ऑलरेडी नेचुरली बने हुए हैं, ग्रुप्स नेचुरली बने हुए हैं। जैसे कि क्लासरूम की स्टडी हम करना चाहें तो क्लासरूम एक नेचुरली अकरिंग ग्रुप है, या किसी डिस्ट्रिक्ट की स्टडी करना चाहें तो वो नेचुरली डिस्ट्रिक्ट बन जाता है। तो इसी तरह से जो हम स्टडी करते हैं वो ग्रुप की स्टडी करते हैं। और जो हमारी अगर हम सैंपल की बात करें तो जो सैंपल होते हैं रैंडमली सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स आर टेकन फ्रॉम ऑल द स्ट्रेटा, यानी कि जो भी स्ट्रेटा हम बनाते हैं उसमें से हम इंडिविजुअल्स का सिलेक्शन करते हैं। और जो इसमें ऑल इंडिविजुअल्स आर टेकन रैंडमली फ्रॉम सिलेक्टेड क्लस्टर्स, यानी कि जितने भी हम क्लस्टर्स का सिलेक्शन करेंगे उसमें से हम इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करेंगे, जबकि हम इसमें स्ट्रेटा से इंडिविजुअल्स का सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, सिलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन एलिमेंट्स को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं स्ट्राटिफाइड सैम्पलिंग में, तो पॉपुलेशन एलिमेंट्स को हम इंडिविजुअली सिलेक्ट करते हैं, जबकि क्लस्टर सैम्पलिंग में हम पॉपुलेशन इंडिविजुअल्स को कलेक्टिवली सिलेक्ट करते हैं। अगर हम बात करें कि होमोजिनिटी की कि स्ट्राटिफाइड सैम्पलिंग में होमोजिनिटी कहाँ होती है, तो स्ट्राटिफाइड सैम्पलिंग में जो होमोजिनिटी होती है वो विद इन ग्रुप में होती है, यानी जो एक ग्रुप रहेगा, एक स्ट्रेटा रहेगा, उसके अंदर जितने भी पार्ट्स रहेंगे, जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे वो सारे के सारे सेम होंगे। जबकि जो क्लस्टर हमारे होंगे वो सेम होंगे, जैसे एक क्लासरूम हो गया, एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, एक नेबरहुड हो गया। तो अगर हम 4 डिस्ट्रिक्ट को रखते हैं तो चारों के चारों डिस्ट्रिक्ट सेम है, तो ये बिटवीन ग्रुप्स हो गया, एक डिस्ट्रिक्ट का एक ग्रुप हो गया। इसमें इंडिविजुअल सेम नहीं होते हैं। जैसे हेट्रोजिनिटी की हम बात करें कि जो हेट्रोजिनिटी होती है वो यानी कि सेम सेम नहीं होते हैं, तो जो ग्रुप्स के बीच हेट्रोजिनिटी होती है स्ट्राटिफाइड सैम्पलिंग में, जबकि विद इन ग्रुप में क्लस्टर सैम्पलिंग में जो हेट्रोजिनिटी होती है वो विद इन ग्रुप में होती है। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है। जैसे कि आप ये देखिए कि ये जो क्लस्टर्स हैं इसके अंदर जो ग्रुप्स हैं ये सेम सेम पाए जाते हैं, लेकिन जो हेट्रोजेनिटी की अगर हम बात करें तो जो हेट्रोजेनिटी है वो बिटवीन ग्रुप्स है, ओ सॉरी विद इन ग्रुप्स है, यानी कि जो हेट्रोजेनिटी है वो विद इन ग्रुप्स है, जबकि होमोजेनिटी है वो विद इन ग्रुप्स है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो होमोजेनिटी है क्लस्टर सैम्पलिंग में वो बिटवीन ग्रुप्स होती है, और जो हेट्रोजेनिटी होती है वो विद इन ग्रुप होती है। तो जो इसमें हम बाइफर्केशन करते हैं स्ट्राटिफाइड सैम्पलिंग में वो रिसर्चर इम्पोज करता है, जबकि क्लस्टर सैम्पलिंग में नेचुरली एकरिंग ग्रुप्स होते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव रहता है हमारा स्ट्राटिफाइड सैम्पलिंग का वो प्रिसीजन को इंक्रीज करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए। और जो क्लस्टर का सिलेक्शन करते हैं या क्लस्टर बेस्ड सैम्पलिंग करते हैं तो इसमें हम कास्ट और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की बात करते हैं। अब अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कितने टाइप की होती हैं, तो जो सबसे पहला टाइप है इसमें कन्वीनियंट सैम्पलिंग। कन्वीनियंट सैम्पलिंग जैसा कि आप इसके नाम से ही जानते हैं कि जो भी कन्वीनियंट सैम्पलिंग होती है हम इसमें अपनी सहूलत के एतबार से सैंपल सेलेक्ट करते हैं। आइटम्स का सिलेक्शन हम अपनी सहूलत के एतबार से करते हैं, जैसे कि हम इंटरव्यू ले लेते हैं सड़क पर ही, या जो भी हमारे आसपास मौजूद होता है, या जो भी उस टाइम पे फिजिबल हो, या जो भी हमारे लिए आसान हो, हम उसमें कन्वीनियंटली उसका सिलेक्शन कर लेते हैं सैंपल्स का। जैसे हमें 20 लोगों का इंटरव्यू करना हो
तो हम जैसे ही घर से बाहर निकले, हमें जैसे जैसे लोग मिलते गए वैसे वैसे हम इंटरव्यू करते गए। जैसे कि आप इस पिक से देख सकते हैं कि यहाँ पे कन्वीनियंट सैम्पलिंग चल रही है। तो कन्वीनियंट सैम्पलिंग में हम अपने ईज़ के मुताबिक जिससे हमें आसानी हो उससे हम सैम्पलिंग कर लेते हैं, उससे हम सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम बात करें जजमेंटल सैम्पलिंग की, तो जजमेंटल सैम्पलिंग को हम पर्पसिव सैम्पलिंग भी कहते हैं कि हमारी नीड के अकॉर्डिंग हम इसमें सैम्पलिंग कर सकते हैं। और एक तरह से कन्वीनियंस सैम्पलिंग का एक एक्सटेंशन होता है, यानी उससे थोड़ा सा एडवांस रहती है। हम इसमें भी कन्वीनियंसली ही सिलेक्ट करते हैं, बट थोड़ा सा जजमेंटल हो जाते हैं इसमें। जबकि कन्वीनियंस में जो भी आइटम हमें पहले मिल जाता है हम उसका सिलेक्शन कर लेते हैं। जैसे कि आप इस इमेज से देख सकते हैं कि इसमें कुछ क्वालिटीज़ के बेस पे या जो भी रिक्वायर्ड स्किल सेट चाहिए रिसर्चर को, वो उसके बेस पे जो आइटम्स हैं उनका सिलेक्शन कर रहा है पॉपुलेशन से। तो इस वजह से इसको जजमेंटल सैम्पलिंग कहा जाता है। अगर हम बात करें कोटा सैम्पलिंग की, तो कोटा इसके नाम से ही आप जान सकते हैं कि जो कोटा सैम्पलिंग होती है, इसमें एक तरह से हम रिजर्वेशन फिक्स कर देते हैं कि किसी पॉपुलेशन से या किसी एज ग्रुप से या कहीं से भी हम इतने ही आइटम्स का सिलेक्शन करेंगे। तो जो कोटा सैम्पलिंग होती है, इसमें हम आइटम्स का सिलेक्शन कर लेते हैं कोटे के बेस पे। जैसे कि एक यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है अलग 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 लोगों का, अलग अलग एज ग्रुप का। मान लीजिए ये सिंबल है 11 टू 21 ईयर्स के एज ग्रुप वालों का। इसमें से हमने 11 लोगों को सिलेक्ट कर लिया। ये एक एज ग्रुप है 22 से 31 साल वालों का, इसमें से हमने 16 लोगों का सिलेक्शन कर लिया। इसमें से हमने जो जो एज ग्रुप है 32 से 41 साल वालों का, इसमें से हमने 15 लोगों का सिलेक्शन कर लिया। 42 से 51 साल वालों का जो ग्रुप है, इसमें से हमने 18 लोगों का सिलेक्शन किया। तो 11 से 51 साल के जो लोग हैं, इसमें से हम 60 लोगों का सिलेक्शन किए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें 60 लोग हों, या हो सकता है इसमें 1000 लोग हों। टोटल जो पॉपुलेशन है या जो टोटल हमारे जो आइटम्स हैं, वो हो सकता है 1000-2000 हों, यानी कि 2000 लोग हों। इसमें से 11 से 21 साल के लोग हों, 22 से 31 साल के लोग हों, 32 से 41 साल के लोग हों। तो हम जितना भी एज ग्रुप होगा उस एज ग्रुप का एक कोटा फिक्स कर देंगे कि हाँ 11 से 21 साल वाले में से हम सिर्फ 11 लोगों का सिलेक्शन करेंगे, और 22 से 31 साल वालों में से सिर्फ हम 16 लोगों का सिलेक्शन करेंगे। 32 से 41 साल वालों में सिर्फ हम 15 लोगों का सिलेक्शन करेंगे। 42 से 51 साल वालों में से सिर्फ हम 18 लोगों का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा यूजीसी नेट जो का एग्ज़ाम होता है, एनटीए कराता है, ये कोटा फिक्स कर देता है कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी सिर्फ 6% लोगों को देंगे। जो टॉप 6% के लोग होंगे उनको हम देंगे। तो वो एक तरह से कोटा सैम्पलिंग के बेस पे असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन करता है। तो यहाँ पे हम जो भी कोटा सेलेक्ट करने या कोटा फिक्स करने के बाद जितने लोगों का हम इसमें सिलेक्शन करते हैं, जैसे मान लीजिए 60 लोगों का सिलेक्शन हुआ, तो हम 60 लोगों की स्टडी करेंगे। तो ये हमारी कोटा सैम्पलिंग हो गई। अगर हम बात करें स्नोबॉल सैम्पलिंग की, तो स्नोबॉल सैम्पलिंग को कई बार हम रेफरल सैम्पलिंग भी कहते हैं या चेन सैम्पलिंग भी कहते हैं। तो जो रेफरल सैम्पलिंग होती है या स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है, इसमें जो रिसर्चर होता है वो इनिशियल्स को जो रिक्रूट कर देता है, इनिशियल सब्जेक्ट को, यानी कि किसी एक के ऊपर स्टडी किया, फिर वो उसी सब्जेक्ट को बता देता है कि आप उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करके लाइए। फिर वो जो उसको बताता है, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया हुआ है कि it is also known as a referral sampling, chain sampling and a probability sampling technique where existing study subjects recruit future subjects from among their acquaintances। और जो इसमें सैम्पल ग्रुप्स होते हैं, इट ग्रोज लाइक ए रोलिंग स्नोबॉल वेयर फर्स्ट रिस्पोंडेंट रिफर्स ए फ्रेंड, यानी कि जो पहला रिस्पोंडेंट होता है वो एक फ्रेंड को रिफ़र करता है, और जो पहले रिस्पोंडेंट ने जिस फ्रेंड को रिफ़र किया होता है वो फ्रेंड किसी दूसरे फ्रेंड को रिफ़र कर देता है। और इस तरह से एक पूरा प्रोसेस चलता रहता है, हर आदमी एक दूसरे को रिफ़र करता रहता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपकी हेल्प कर दी, तो आप मुझे थैंक यू बोल रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे आप थैंक यू मत बोलिए, आप इसके बदले में किसी की हेल्प कर दीजिएगा। तो अब उस बंदे ने किसी को जा कर के हेल्प की, और जिसकी भी हेल्प की उसने उसको थैंक यू बोला, तो उससे कह देगा नहीं, आप मुझे थैंक यू मत कहिए, आप किसी और की हेल्प कर दीजिएगा। तो जो हेल्प करने का कॉन्सेप्ट है ये एक चेन में चलता रहता है। तो इसी वजह से इसको हम स्नोबॉल सैम्पलिंग कहते हैं या रेफरल सैम्पलिंग कहते हैं या चेन सैम्पलिंग कहते हैं।
कि एक चेन के थ्रू या रेफरेंसिंग के थ्रू चलता रहता है कि हम एक दूसरे का रेफरल करते रहते हैं। तो इस तरह से ये हमारी स्नोबॉल सैम्पलिंग हो गई। और एक जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सिलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग टेक्निक, या हम कह सकते हैं आप हमारे माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक बेस्ट होती है या सबसे अच्छी होती है सैम्पलिंग टेक्निक। तो जनरली अगर कहा जाए तो सारी की सारी ही सैम्पलिंग टेक्निक बेस्ट होती हैं, अपने आप में अच्छी होती हैं, और सारी की सारी एट दैट टाइम बुरी भी होती हैं। हमें बस ये देखना होता है कि जो रिसर्चर रहता है वो किस ऑब्जेक्टिव से सैम्पलिंग कर रहा है, किस ऑब्जेक्टिव से रिसर्च कर रहा है, उसके रिसर्च के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और रिसर्च के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके लिए किस सैम्पलिंग की नीड पड़ेगी। तो रिसर्चर को देखना होगा कि उसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की ज़रूरत है या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की ज़रूरत है। अगर उसे लगता है कि उसे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की ज़रूरत है तो अब उसको फाइंड आउट करना होगा कि उसे कोटा सैम्पलिंग की ज़रूरत है या स्नोबॉल सैम्पलिंग की ज़रूरत है या जजमेंटल सैम्पलिंग की ज़रूरत है या कन्वीनियंट सैम्पलिंग की ज़रूरत है। तो ये रिसर्चर के ऑब्जेक्टिव के बेस पे ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करता है कि जो भी सैम्पलिंग होगी वो उसके ऑब्जेक्टिव से मीट कर रही है कि नहीं कर रही है। और उसको देखना होगा कि उसकी जो रिसर्च है वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। तो जो भी रिसर्च होगी उसके उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसके अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट करेगा। हम देख लेते हैं इसमें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अवेलेबल रिसोर्सेज शुड बी केप्ट इन माइंड इंक्लूडिंग द टाइम फ्रेम अवेलेबल फॉर कंडक्टिंग द रिसर्चर। तो जो भी रिसर्चर होता है अगर वो सैम्पलिंग कंडक्ट करना चाह रहा है या सैम्पलिंग करना चाह रहा है तो उसको ये सब चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए कि उस सैम्पलिंग के ज़रिए क्या जो भी टाइम फ्रेम है या जो भी रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल हैं क्या उससे वो सैम्पलिंग कंप्लीट हो जाएगी, क्या जो सैम्पलिंग करना चाह रहा है, जो स्टडी करना चाह रहा है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की नीड का भी ख्याल रखना चाहिए कि कितनी डिग्री एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ेगी उस सैंपल को सिलेक्ट करने के बाद उसको स्टडी करने के लिए एक्सपेक्टेड आउटकम के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं कि एक्सपेक्टेड आउटकम लेने के लिए जो भी रिसर्च का एक्सपेक्टेड आउटकम है तो उसके लिए जो एनालिसिस है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट होगी उसका ख्याल रखे, और जो रिसर्चर ने अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं रिसर्च के उसका ख्याल रखे, टाइम का ख्याल रखे, और अवेलेबल रिसोर्सेज का ख्याल रखे कि उन सब का यूज़ करते हुए वो सैम्पलिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है, और बेटर रहेगी कि नहीं रहेगी। तो रिसर्च टू रिसर्च ये डिफ़र करती है, कोई भी सैम्पलिंग बेस्ट नहीं होती है, ये रिसर्च की रिक्वायरमेंट या रिसर्च नीड बेस्ड होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग क्या है और इसकी नीड क्यों पड़ती है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस एक बार फिर से। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी हम इसमें स्टेप्स ऑफ रिसर्च को कंटिन्यू रखेंगे और कोशिश करेंगे कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाए ताकि हम किसी दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ें। तो लर्न इको मैजिक का जो चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिए तब तक के लिए। अगर आपने इसको लाइक और शेयर ना किया हो तो लाइक और शेयर कर दें, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा लेक्चर और किस टॉपिक पर आपको लेक्चर की नीड है वो भी बताएं। और जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जो इंस्टा का चैनल है उसको भी फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।